गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मेटल कटिंग प्रोसेस जो हमारा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग लेक्चर सीरीज 2 को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में डियर हम लोगों ने मेटल कटिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था, तो आज का लेक्चर हमारा डियर क्या होगा, उसी से रिलेटेड और आगे के टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे। जो कि हम लोग क्या कर रहे थे डियर, ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे मेटल कटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं धातु कर्तन। धातु कर्तन मतलब जो धातुओं को हम लोग काटकर डिजायर्ड शेप और साइज में अचीव करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मेटल कटिंग या धातु कर्तन। तो लास्ट लेक्चर में डियर हमने डिस्कस किया था आपको कि मेटल कटिंग क्या होता है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा होता है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट था, इस पे हमें इतना रिक्वायर्ड था, ये इतना रिक्वायर्ड था, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया डियर, ये वाला पार्ट हमारे लिए अनवांटेड हो गया, अनडिजायरेबल हो गया। अब इस अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के लिए, अनवांटेड या अनडिजायर्ड पार्ट को रिमूव करने के लिए या तो हम लोग कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज करते थे, मतलब टूल को सीधे वर्कपीस के साथ कनेक्ट कर देते थे और इस तरीके से कटिंग करके इसको रिमूव कर देते थे, या तो हम लोग यूज करते थे डियर टूल को वर्कपीस से कुछ दूरी पर रखते थे और मशीनिंग करते थे। दोनों के बीच में एक वर्किंग एलिमेंट यूज होता था। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसे हम लोग पढ़े थे नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी के आगे बढ़ेंगे कि जब हम लोग मशीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मेटल को कट करते हैं, तो रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या क्या हमारे लिए होता है, व्हाट इज रिक्वायर्ड एलिमेंट फॉर मशीनिंग पर्पज या मशीनिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो बात कर रहे हैं रिक्वायर्ड एलिमेंट फॉर मेटल रिमूविंग प्रोसेस। मेटल को रिमूव करने के लिए क्या क्या एलिमेंट हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो डियर, जब भी मेटल रिमूव होगा तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मेटल को मशीन पे ला के पुट करने के लिए और रिमूव करने के लिए। या अगर प्योर हम लोग सीएनसी यूज करेंगे तो भी मैन पावर, थोड़ी बहुत मैन पावर लगेगी, लेकिन मैन पावर कुछ ना कुछ लगेगी। कितना भी ऑटोमेशन हम लोग कर लें तो एक ऑटोमेशन को ऑपरेट करने के लिए कम से कम एक ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो फर्स्ट हमें क्या जरूरत पड़ेगी डियर, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। से अब मैन पावर की कैटेगरी जो है हम लोग 3 तरीके से डिस्कस करते हैं। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं स्किल्ड लेबर, हम लोग पढ़ते हैं सेमी स्किल्ड लेबर, और हमारे पास लास्ट में जो होता है वो अनस्किल्ड लेबर होते हैं। अनस्किल्ड लेबर होते हैं। तो ये हमारे डियर क्या होते हैं, 3 लेबर की कैटेगरी होती है मैन पावर की। देन हम लोग क्या करते हैं डियर, पावर सोर्स एसी या डीसी का यूज करते हैं, या तो एसी या तो डीसी पावर सोर्स यूज करेंगे। देन आफ्टर हम लोग मशीन का यूज करेंगे। विदाउट मशीन, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो नॉन कन्वेंशनल हो, मशीनिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मशीन होगा। मशीन के बाद अब हम लोग डियर किसी चीज को कट कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस कंडीशन में, कितने एंगल पर, कितनी डेप्थ ऑफ कट लेकर, कितनी कटिंग वेलोसिटी लेकर, कितना फीड लेकर, ये फीड, कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, ये सारा हमारा क्या होगा डियर, कटिंग कंडीशन पर निर्भर करेगा। जैसी रिक्वायर्ड होगी वैसा ही कटिंग कंडीशन हम लोग रखेंगे। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ वर्कपीस। नेक्स्ट हमारे लिए रिक्वायर्ड एलिमेंट है डियर कि वर्कपीस, देखो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फीड, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड एटसेट्रा, ये सारे होंगे कटिंग कंडीशन। एंड नेचर ऑफ वर्कपीस का मतलब ये होगा डियर कि वर्कपीस हमारे पास डक्टाइल है या ब्रिटल है। अगर डक्टाइल वर्कपीस है तो हम नॉन कन्वेंशनल से मशीनिंग कर लेंगे, डक्टाइल है तो कन्वेंशनल से कर लेंगे, और डक्टाइल या ब्रिटल है तो नॉन कन्वेंशनल से कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डक्टाइल एंड ब्रिटल।
डक्टाइल एंड ब्रिटल। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ टूल। अब नेचर ऑफ टूल पे भी हम लोग बात करेंगे कि जो टूल हमारा लगेगा कट करने के लिए, उस टूल का क्या नेचर है। टूल में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। देखो जब टूल की बात करेंगे डियर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, SPCT, दैट मीन्स सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। उस टूल में कटिंग एज केवल एक होगी और वही कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल होगी मेटल को कट करने के लिए। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, MPCT, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। उस कटिंग टूल पे क्या होगी, एक से अधिक कटिंग एज होगी और सारी कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल होगी मेटल को कट करने की। जरूरी नहीं कि एक टूल पर, अगर देखो मान लो ये टूल हो जाए, आप सपोज करो कि इस एज को शार्प कर दें, इस एज को और इस एज को। अब तीनों एज को हमने शार्प का मतलब तेज कर दिया है, बहुत पतली कर दिया है। जैसे चक्कू आप देखते हो इतना शार्प रहती है, अगर आप हाथ में लगाओ तो हाथ कट जाएगा, वो उसकी कटिंग एज हो गई। अब आप देखो डियर क्या है, ये 1 2 3, अब इसका मतलब हम इस पे कह सकते हैं 3 कटिंग एज है, 3 कटिंग एज है। अब 3 कटिंग एज है तो यह क्या कहलाएगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाएगा। लेकिन कब, जब क्या होगा डियर, इस तीनों कटिंग एज का एक साथ यूज होगा कटिंग करने के लिए, बट यहां पे इस तीनों का यूज नहीं कर पाएंगे। सपोज करो ये शाफ्ट हो जाए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक शाफ्ट हो जाए, आप ऐसे देखिए, सपोज करिए ये हमारे पास शाफ्ट हो जाए। अब इस टूल को हम लोग जब इंटरसेक्ट करेंगे डियर, देखो अगर ये वाली एज यहाँ पे लगाएंगे तो ये एज और ये एज दोनों रेस्ट में रहेंगे। इस टूल को लाएंगे ऐसे लगाएंगे तो ये और ये एज रेस्ट में रहेंगे। अगर इस एज को इस पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दोनों एज रेस्ट पे रहेंगे। अगर इस एज को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दोनों एज रेस्ट में रहेंगे। इसका मतलब हम चाह कर भी एक साथ तीनों कटिंग एज से या सभी कटिंग एज से वर्क नहीं ले सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया डियर कि किसी टूल पर एक से अधिक कटिंग एज अवेलेबल होंगी तो वह मल्टी पॉइंट कटिंग टूल तब तक नहीं कहलाएगा जब तक सारी कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी एक साथ कट करने के लिए। तो यहां से ये हमें पता चल गया कि जब केवल और केवल एक कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल होगी कट करने के लिए तो उसे बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और जब एक से अधिक कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल होंगी कट करने के लिए तो उसे बोलेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड फोर्स। अब अगर कन्वेंशनल होगा तो हो सकता है वो हमारा एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड हो। देखो एक्सियल फोर्स, कन्वेंशनल के लिए ये सारी बात हो रही है क्योंकि नॉन कन्वेंशनल में फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। एक्सियल के साथ टेंजेंशियल फोर्स हमारे पास लगता है, टेंजेंशियल को ही हम लोग थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, और कॉमा एक्सियल, टेंजेंशियल एंड रेडियल फोर्स भी हमारे पास लगता है, एंड रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स। तो इस तरीके से डियर ये कटिंग फोर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होंगे जब हम लोग कन्वेंशनल मशीनिंग कर रहे होंगे और नॉन कन्वेंशनल में कोई भी कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये हमारे क्या है डियर, इतने एलिमेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटल को कट करने के लिए। अब हम इनमें से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हम देखो मैन पावर की डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि कहीं भी नहीं पूछा जाएगा कि सेमी स्किल्ड लेबर की प्रॉपर्टीज क्या है, स्किल्ड लेबर की या अनस्किल्ड लेबर की प्रॉपर्टीज, है ना। हम लोग बात करेंगे पावर सोर्स में। देखो या तो एसी लगेगा या डीसी लगेगा। अब इसके अंदर कभी भी डिटेल्ड में जाकर नहीं पूछा जाएगा कि एसी अल्टरनेटिंग पावर कैसे जनरेट होती है, रेक्टिफायर का यूज करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें अंदर नहीं पूछी जाएंगे। नेक्स्ट हम लोगों से पूछा जाएगा मशीन। मशीन का मतलब क्या हुआ डियर कि ये जो हमारा है लेथ मशीन, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर, ड्रिलिंग, बोरिंग, ये सब मशीन हम लोग मेटल टूल टेक्नोलॉजी, देखो MTTM में पढ़ते हैं, मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन के बारे में। मतलब मशीन टूल टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं लेथ, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर, ड्रिलिंग, बोरिंग, ये सारी मशीनें पढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है क्या डियर,
कटिंग कंडीशन। मतलब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होती है, कटिंग स्पीड क्या होती है, मशीन टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पावर कितना लगता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ नेचर ऑफ वर्कपीस, नेचर ऑफ वर्कपीस ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे डियर कि डक्टाइल क्या है, ब्रिटल क्या है, बट जितनी भी कटिंग हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों मेटल के ही रिस्पॉन्स पे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग डक्टाइल और ब्रिटल की प्रॉपर्टीज यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम लोग पहले के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम लोग यहाँ केवल ये पढ़ेंगे कि यदि हम डक्टाइल मटेरियल लें तो क्या प्रॉपर्टीज एक्सपेक्ट होंगी, या ब्रिटल मटेरियल लें तो क्या प्रॉपर्टीज एक्सपेक्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे डियर नेचर ऑफ टूल, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग। तो यहां हम लोग क्या करेंगे डियर, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ टूल से। अब नेचर ऑफ टूल की बात करेंगे डियर, तो जब भी हम टूल लेते हैं तो टूल के अकॉर्डिंग, टूल हमारा क्या है, मेटल को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और टूल को उसकी कटिंग एज के अकॉर्डिंग हम लोग दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। जब उस पर एक से अधिक कटिंग एज हो और एक ही कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल हो मेटल को कट करने के लिए, या केवल एक कटिंग एज हो और वही रिस्पॉन्सिबल हो मेटल को कट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं डियर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और अगर उसी टूल पर एक से अधिक कटिंग एज हो और सभी कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल हो मेटल को कट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कैसा होगा। तो देखो डियर, जो ये हमारा मिलिंग कटर है, आप देखो इस तरीके से, ये जो हम लोग वर्कपीस रखते हैं ये हमारा कटर हो गया। अब इस तरीके से ये हमारा कटर हो गया। अब ये कटर हमारा क्या होगा डियर, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आप देखो, आप देखिए इस कटर की इस टीथ पर ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है, ये कट। अगर केवल एक टीथ की बात करेंगे डियर, एक टीथ की बात करेंगे तो एक टीथ पर एक कटिंग एज है, मतलब सिंगल टीथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब ये कटर पूरी तरह से रोटेट करेगा तब सारे टीथ एक्टिव हो जाएंगे इस मेटल को कट करके बाहर निकालने के लिए। तो इसका मतलब मिलिंग कटर हमारा क्या होगा डियर, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होगा। अब अगर इसी मिलिंग कटर को आप देखो, हम पकड़ के इस डायरेक्शन में ऐसे खींचना शुरू कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा कटिंग नहीं की जाती, लेकिन आपको समझाने की बात चल रही है। तो अगर इसी मिलिंग कटर को यहाँ से हम फिक्स कर दें और इसको इस डायरेक्शन में खींचना शुरू कर दें, तो देखो ये वाला टीथ क्या है, यही वाला टीथ इसको कट करेगा, ये सारे टीथ रेस्ट में हो जाए। तो केवल एक टीथ हम लोगों ने यूज किया, बाकी सारे टीथ रेस्ट में हो गए, तब यह कटर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसा हमें पढ़ना नहीं, केवल आपको समझाने की बात चल रही थी। ये जो टूल हमारे पास बनेगा, ये जो टूल बनेगा, इस पे क्या होगा डियर, देखो इस पे क्या होगा, एक कटिंग एज ये होगी, एक कटिंग एज ये होगी। लेकिन जब इस कटिंग एज का यूज करेंगे तो यह रेस्ट में होगी, जब इसका यूज करेंगे तो यह रेस्ट में होगी। इसका मतलब एक टूल पर दो कटिंग एज अवेलेबल हैं, लेकिन केवल और केवल एक साथ एक ही कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल है कट करने के लिए। जैसे हमारा हाथ देखो, जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये वाली एज क्या है, रेस्ट में रहेगी, ये वाली एज रेस्ट में रहेगी ऐसे, और जब इसको ऐसे काटेंगे तो ये वाली एज रेस्ट में रहेगी। इसका मतलब एक साथ या तो इसका यूज कर सकते हैं या तो इसका यूज कर। तो ये क्या है, एक कटिंग एज दो कटिंग एज, लेकिन रिस्पॉन्सिबल एक ही है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और इसे बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग। तो ये हमारा होता है डियर टूल का क्लासिफिकेशन। अब इस पे देखते हैं डियर, देखो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम लोग पहले क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग की बात हो रही है कि वो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है हमारा वो कैसे वर्क करेगा और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कैसे वर्क करेगा। फिर इसके एग्जाम्पल भी हम लोग समझ लेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और मल्टी पॉइंट के, क्योंकि एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। अब यहां देखिए डियर, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को अगर हम लोग क्लासिफाई करना चाहें तो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं।
पहला जब हमारा सरफेस ऑफ वर्कपीस क्या हो, रिवोल्यूट करे, मतलब जो हमारा वर्कपीस हो सिलेंड्रिकल सरफेस हो और वर्कपीस रिवोल्यूट करे, लाइक दैट इस तरीके से ये हमारा वर्कपीस हो जाए और ये हमारा टूल लग जाए, ये हमारा टूल। अब देखो ये टूल इस तरह से बढ़ रहा है, ये वर्कपीस आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ पे इसको हम लोगों ने इस तरीके से फिक्सचर लगा रखा है, इस तरीके से फिक्सचर हम लोगों ने लगा रखा है। अब ये क्या है कि ये मेटल्स देखो, एक यही कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल है कट करने के लिए, ये वाली रेस्ट में है। अब यहाँ से इधर कटती चली जा रही है मेटल, तो ये हमारा कहलाएगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। लेकिन इसमें वर्कपीस क्या है, रोटेट कर रहा है, तो यही कहलाएगा सरफेस टू रिवोल्यूशन ऑफ जॉब। सेकेंड हमारा होता है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब क्या है डियर, ये इस तरीके से ऐसे कटिंग होती है, ये टूल हमारा ऐसे लगा होता है। जब इसे आप 3D में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से टूल आपका ऐसे दिखाई, ये टूल कुछ इस तरीके से आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वर्कपीस हो गया आपका। अब ये टूल हो गया, तो ये क्या है, इस तरीके से आपकी मेटल ऐसे कट होके बाहर निकलेगा। तो ये टूल हो गया, ये वर्कपीस हो गया। अब ये क्या है, सरफेस प्लेन है, प्लेन सरफेस को ही कट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, सिंपल सा टेपर, प्लेनर एंड स्लॉटर। शेपर, प्लेनर, स्लॉटर पर जो भी ऑपरेशन होगा डियर, वो सरफेस हमारी कैसी रहेगी, प्लेन रहेगी। अब हो सकता है वर्कपीस उसमें मूव करे, टूल फिक्स हो, या हो सकता है टूल मूव करे, वर्कपीस फिक्स हो, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। शेपर की अलग होती है, प्लेनर की अलग होती है, स्लॉटर की अलग होती है। इन दोनों पे हमारा क्या होता है, वर्कपीस फिक्स होता है, टूल मूव करता है, और प्लेनर पे हमारा टूल फिक्स होता है और वर्कपीस मूव, वो अलग मशीन की प्रॉपर्टीज है। आगे बात करते हैं। तो ये हमारा एक प्लेन सरफेस पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वर्क करेगा, एक हमारा सरफेस रिवोल्यूट करेगा। अब दोनों की बात करेंगे। देखो, जब प्लेन सरफेस होगा डियर, प्लेन सरफेस पे अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो या तो टूल हमारा रेसिप्रोकेट करेगा या जॉब हमारा रेसिप्रोकेट। अगर टूल हमारा आगे पीछे बढ़ेगा, देखो टूल यहाँ से यहाँ तक कट करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर कट करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर कट करेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, केवल टूल रेसिप्रोकेट कर रहा है। और यह किस में होता है, शेपिंग एंड स्लॉटिंग ऑपरेशन में। वर्कपीस को हम लोग क्या करते हैं डियर, ऐसे इस तरीके से फिक्सचर लगाकर फिक्स कर देते हैं। एंड स्लॉटिंग, प्लेनिंग ऑपरेशन में क्या होता है, जॉब को रेसिप्रोकेट कराते हैं और टूल फिक्स होता है। टूल को ऊपर से ऐसे हम लोग फिक्स कर देते हैं, टूल ऐसे फिक्स होता है, जॉब ऐसे गया, कटिंग किया, फिर वापस गया, फिर आगे बढ़ा, फिर कटिंग किया, फिर वापस गया, फिर आगे बढ़ा। इस तरीके से जॉब को रेसिप्रोकेट कराते हैं, टूल को फिक्स रखते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन, ये प्लेनिंग ऑपरेशन होता है। और प्लेनिंग ऑपरेशन में हैवी साइज के वर्कपीस की कटिंग होती है और स्मॉल प्लेट की कटिंग शेपर और स्लॉटर में, ये हमारा हो। अब बात करते हैं, जब वर्कपीस हमारा रिवोल्यूट कर रहा हो, तो रिवोल्यूट करेगा तो देखिए डियर क्या होगा, जो फीड हम लोग देंगे, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीड क्या होता है। अभी इसके बाद हम लोग फीड, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड एंड मशीनिंग टाइम, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फीड का मतलब ये होता है डियर कि देखो, जैसे आप यहाँ पे समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं कि आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, मान लीजिए कि ये वर्कपीस है, मान लीजिए कि ये वर्कपीस है। अब वर्कपीस की को काटना था। अब सपोज करो कि इतने चौड़े टूल को हम नहीं ले आएंगे। पहली बार में इतनी गहराई तक काटना था। पहली बार में टूल क्या होगा, इतनी चौड़ाई को काटेगा यहाँ तक। दूसरी बार में टूल वापस जाएगा, फिर इतनी गहराई तो फिक्स रहेगी, इतनी चौड़ाई को काटेगा। टूल का जितना चौड़ा, टूल की विड्थ जितनी कटिंग एज विड्थ होगी उतना ही कट करेगा। नेक्स्ट टाइम टूल वापस जाएगा, फिर इतनी विड्थ को काटेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वापस जाएगा, इस विड्थ को काटेगा। आप देखो डियर, ये जो जितनी गहराई में टूल काटता है इसी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। जितना टूल गहराई में काटता है उसी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। और ये सिंगल कट की बात हो रही है। सिंगल कट में जितना टूल गहराई में कटिंग करता है उसे डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं, और जितना टूल चौड़ाई में काटता है W1,
W2, W3, ये सारा सिंगल पास में इतनी विड्थ को काटा था, तो यही हमारी क्या हो जाएगी डियर, फीड हो जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी, फीड हो जाएगी। तो सिंगल पास में जितना डेप्थ ऑफ कट होगा प्लेन सरफेस के लिए उसे हम लोग डेप्थ ऑफ कट बोलेंगे, और जितनी चौड़ाई कटेगी उसे हम लोग फीड बोलेंगे। लेकिन सर्कुलर वर्कपीस के लिए फीड और डेप्थ ऑफ कट बदल जाता है डियर। सर्कुलर वर्कपीस के लिए क्या होगा, ये देखो, ये हो गया हमारा वर्कपीस और ये हो गया हमारा टूल। टूल ऐसे बढ़ रहा है, वर्कपीस ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहां देखो इतनी कटिंग हो रही है, टूल की कटिंग एज कितना है, इतना कट करे, इतनी डेप्थ ऑफ कट, इतनी गहराई में है, इसी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। एंड अब देखो जब वर्कपीस एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो टूल थोड़ी दूरी आगे बढ़ चुका होगा, हो सकता है इतना दूर आगे बढ़ जाए, दूसरे रिवोल्यूशन में टूल इतना दूरी आगे बढ़ जाए। हम दिखा ज़्यादा रहे हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वो तो केवल आपको जूम करने के लिए हम जाते हैं। यहाँ क्या होगा डियर, देखो ये मान लो यहाँ पे आगे बढ़ा, वर्कपीस के एक रिवोल्यूशन में टूल हॉरिजेंटल जितनी दूरी ट्रेवल करता है उसी को हम लोग फीड बोलते हैं फॉर सिलेंड्रिकल वर्क। तो आई थिंक यहां से आपको फीड समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखो फीड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फीड नॉट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब सिलेंड्रिकल, देखो जब सिलेंड्रिकल वर्कपीस होगा तो दो तरीके से मशीनिंग कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं डियर कि फीड हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ना हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये वर्कपीस का एक्सिस है, फीड इसी डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है तो ये पैरेलल है। और दूसरी बात करेंगे, अगर वर्कपीस हम ऐसा कट कर दें, अब देखो फीड इस डायरेक्शन में मान लो कटिंग हो रही है तो क्या एक्सिस ये है, कटिंग फीड ये हो रही है, तो इस तरीके से फीड नॉट पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया फीड पैरेलल और ये हो गया फीड नॉट पैरेलल। इसको भी पैरेलल हम लोग बनाते हैं, आगे देखेंगे। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो जब फीड पैरेलल होगा तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं डियर, अगर ये सॉलिड सरफेस है तो इसकी एक्सटर्नल टर्निंग करेंगे, वो कहलाएगा एक्सटर्नल टर्निंग। उस एक्सटर्नल टर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टर्निंग करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, थ्रेड कटिंग करते हैं, सरफेस फिनिशिंग करते हैं, वो सारा होता है एक्सटर्नल। सेम वही प्रोसेस हम लोग इंटरनल में करते हैं। तो इंटरनल क्या कहलाएगा, इंटरनल बोरिंग, इंटरनल स्क्रू कटिंग, इंटरनल टेपर टर्निंग, इंटरनल स्टेप टर्निंग, इंटरनल सरफेस फिनिशिंग, ये कहलाता है। क्लियर, इसके लिए जब फीड हमारी क्या हो, पैरेलल हो। नेक्स्ट बात करते हैं, फीड अगर पैरेलल ना हो, मतलब कुछ इस तरीके से हमारी कटिंग हो रही हो और ये इसका एक्सिस, तो उसमें भी सेम वही होगा। एट एनी एंगल कॉनिकल सरफेस, कोई भी एंगल पे, देखो ये एंगल है, ये एंगल ले सकते हैं, ये एंगल ले सकते हैं, किसी भी एंगल पे हम लोग कर सकते हैं। एंड हालांकि इस क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन समझने वाली बात है कि ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म होती हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, साइमल्टेनियस, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अब किसी भी एंगल पे हम करेंगे तो या तो एक्सटर्नल करते हैं या इंटरनल करते हैं। ये हमारा कटिंग कंडीशन होता है फॉर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ये पूरा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात करेंगे डियर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का मतलब क्या है कि मोर देन वन कटिंग एज are generated in tool and active are action in cutting condition, are action in cutting condition। एक से अधिक कटिंग एज हमारी होंगी और सारी कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल होंगी कट करने के लिए, वो कहलाएगा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसको भी हम लोग चाहें तो दो क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए बता रहे। क्वेश्चन अगर आपसे केवल और केवल पूछ लिया जाए कि एग्जांपल ऑफ 2 पॉइंट कटिंग टूल, तो आप केवल और केवल ड्रिलिंग बिट का एग्जांपल दीजिएगा। जैसे देखिए ये ड्रिलिंग बिट, जो अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके क्लासिफिकेशन की बात करें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, वैसे तो जनरली हम लोग एक से अधिक कटिंग एज होती है तो सबको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अगर उसमें क्या होगा, देखो 2 पॉइंट कटिंग टूल बनता है,
2 पॉइंट कटिंग टूल बनता है एंड मोर देन 2 पॉइंट कटिंग टूल बनता है। इसका मतलब यह है डियर कि जैसे ड्रिलिंग बिट, ये हो गया आपका ड्रिलिंग बिट। अब इस ड्रिलिंग बिट में क्या होगा डियर कि देखो एक कटिंग एज हम इसको मान लें, एक कटिंग एज इसको मान लें। अब दोनों अगर केवल देखो, अगर ड्रिलिंग बिट में ये सारे मान लो फ्लूट, ये जो होते हैं फ्लूट कटे होते हैं। फ्लूट का मतलब इसमें से कूलेंट अंदर जाता है यहाँ तक, ताकि इस प्लेट पे जितना एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट हो रही हो उसे डिसिपिएट किया जा सके। और जो कटने के बाद ये जो चिप्स है बाहर जाने के लिए इन फ्लूट का ही पाथ फॉलो करती है। तो फ्लूट का मेन फंक्शन होता है ड्रिलिंग बिट में कूलेंट को यहाँ तक ले जाने के लिए और चिप्स को बाहर रिमूव करने। अब अगर देखो किसी भी ड्रिलिंग बिट में मिनिमम 2 फ्लूट होते हैं, मैक्सिमम 4 या 6 भी होते हैं। अब यहाँ देखो अगर 2 फ्लूट होंगे तो इसका मतलब 2 कटिंग एज उस पर जनरेट होगी, तो उस समय वह ड्रिलिंग बिट कहलाएगा 2 पॉइंट कटिंग। और अगर 3 फ्लूट या 4 फ्लूट होंगे तो वो कहलाएगा मोर देन 2 पॉइंट कटिंग टूल। तो इसका मतलब 2 पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ड्रिलिंग बिट। अच्छा, ड्रिलिंग बिट इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा और इसका भी एग्जाम्पल ड्रिलिंग बिट होता है। तो इस तरीके से ये समझने वाली बात है कि ड्रिलिंग बिट आपका दोनों का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं कि जब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल लेते हैं तो उसमें भी सेम वही कंडीशन होगी डियर, या तो हमारी प्लेन सरफेस होगी वर्कपीस की, या तो हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस होगी। अब प्लेन सरफेस होगी तो प्लेन सरफेस में देखो क्या होगा, हम ड्रिलिंग करेंगे। अब हम प्लेन सरफेस पे आप देखो, हम लोग प्लेन सरफेस पे क्या करेंगे डियर, मान लो ये प्लेन सरफेस हो। अब ये ड्रिल बिट हम लोग लगाएंगे और इस पे इस तरीके से एंगल होंगे, ये हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। अब ड्रिलिंग करेंगे तो यही प्लेन सरफेस पे हमारी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का। सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, मिलिंग कटर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ये हम लोग मिलिंग कटर, चलिए आगे दिया था, हम लोग मिलिंग कटर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा कटर होता है, ये कटर पे ऐसे इस पे टीथ जनरेट, ये हमारे होते हैं कटर। अब ये कटर हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल प्लेन सरफेस पर वर्क करेगा तो हो सकता है कि ये चिप्स हमारी आसानी से बाहर निकल जाए, या हो सकता है चिप्स, क्योंकि यहीं पे फंसने भी लगेंगी, चिप्स को जाने का भी रास्ता तो यही फ्लूट है, चिप्स यहाँ पे फंस भी सकती है इसमें टूल के दांतों में। जब चिप्स फंसती है तो उसे कहा जाता है सीजेबल चिप्स। सीजेबल का मतलब चिप्स क्या करती है, कटर के टीथ को जाम कर देती। सीजेबल चिप्स लाइक दैट मिलिंग, ब्रोचिंग, गियर शेपिंग या फेस मिलिंग, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं सीजेबल चिप के। और सेकंड क्या होता है, स्मॉल चिप्स, छोटे छोटे चिप्स निकलेंगे, जैसे ग्राइंडर व्हील हो गया। ग्राइंडर व्हील में क्या होता है डियर, ये व्हील होता है, इस पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स लगाए जाते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स लगाए जाते हैं। अब उन एब्रेसिव पार्टिकल से हम लोग क्या करते हैं, इस मिलिंग सरफेस पे इस पे रोटेट करते हैं, तो इस पे बर्न पार्टिकल्स ऐसे बाहर निकलते हैं, मेटल रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा होता है स्मॉल चिप्स निकलेंगे, जैसे ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, ये हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए। सिलेंड्रिकल सरफेस होगा तो या तो उसमें 2 पॉइंट कटिंग एज होगी या मल्टी कटिंग एज होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मल्टी कटिंग एज अगर आपका होगा तो उसमें भी या तो सीजेबल चिप्स निकलेगी या स्मॉल चिप्स निकलेगी। सीजेबल चिप्स का मतलब जैसे हमारा क्या, मिलिंग गियर कटिंग, स्पाइरल मिलिंग या हॉबिंग। एंड स्मॉल चिप्स के लिए क्या होगा, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, हो सकता है आपसे इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे। ये था हमारा डियर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल विथ एग्जाम्पल। अब आगे हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ मेटल कटिंग स्टार्ट करने चल रहे हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ मेटल कटिंग का मतलब मेटल कटिंग में क्या क्या टर्म यूज किए जाते हैं उनके बारे में बात करने चल रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़ें। इसमें आपको एक डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास देखो ये वर्कपीस था,
इस वर्कपीस के इतने मटेरियल को काट के निकालना था। ये पूरा यहां से लेके यहां तक था। ये हमने टूल लगाया और इस टूल से कटिंग किया तो ये चिप्स इस तरीके से, ये मेटल ऐसे कट के बाहर निकल रहा है चिप के। तो अब इसी टर्मिनोलॉजी को हमें समझना है कि जब हमें इस मतलब ये हमारे लिए क्या है, अनवांटेड मटेरियल। इस अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए, अब सपोज करो कि इतना मटेरियल रिमूव करना था तो हम चाहेंगे कि एक बार में ही ऐसा डेप्थ ऑफ इतनी गहराई तक काट के रिमूव कर दें, लेकिन ज़्यादा गहराई में काटेंगे एक बार में तो हो सकता है यह टूल फेल कर जाए, टूट जाए, ज़्यादा पावर लगानी पड़े, ये वर्कपीस ही क्रैक हो जाए। तो हमें इन सारे टर्मिनोलॉजी को समझना होगा कि कितनी गहराई एक बार में कट कर सकते हैं और इस टूल का नॉमेनक्लेचर कैसा लेंगे, कितनी चौड़ाई एक बार में कट कर सकते हैं, कितनी स्पीड से हम बहुत तेजी से इसको यहाँ से बहुत तेजी से यहाँ लेके आ जाएं या धीरे धीरे कट करते हुए यहाँ तक ले आए। ये कटिंग स्पीड भी डिपेंड करेगा कि कटिंग स्पीड कितनी रखेंगे। तो उन्हीं टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे डियर। देन जब वो टर्मिनोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम स्टार्ट करेंगे एक टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हमारा क्या होगा डियर, वो एमटीटीएम का पार्ट है, वो हमारा मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस का पार्ट है, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनें चलेंगी। तो वहाँ पे मिलिंग, ईयर हॉबिंग, ये सारी चीज़ें हमारी ड्रिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, स्लॉटिंग सब वहाँ का। ये हमारा केवल और केवल जो मेटल कटिंग प्रोसेस होगा वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर। अब इसमें इस टूल पे हम लोग पढ़ेंगे, ये जो टूल आप देख रहे हैं इस टूल पे हम लोग पूरा पढ़ेंगे, इसी टूल को फिर से बार बार लाएंगे और इस पे एक एक एंगल के बारे में एनालिसिस। इसकी एनालिसिस करने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना जरूरी है, नहीं तो हम अगर आपको बताएंगे कि ये वाला एंगल जो है देखो यहां से लेकर यहां तक ये इतना हमने एंगल दे दिया, अब हम कहेंगे कि सरफेस कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, फीड कम करने के लिए दे रहे हैं, रैक एंगल बढ़ा रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको जानने से पहले, इस टूल का नॉमेनक्लेचर जानने से पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग जानते हैं और उस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम लोग शुरू करते हैं डेप्थ ऑफ कट से। डेप्थ ऑफ कट का मतलब होता है कट की गहराई क्या होगी डियर, चाहे वो हमारा रेक्टेंगुलर वर्कपीस हो चाहे हमारा सर्कुलर वर्कपीस हो। देखो ये सर्कुलर वर्कपीस है, ये टूल की कटिंग एज है। अब ये टूल परपेंडिकुलर जितना इसके अंदर इंपिन करेगा, जितनी गहराई तक, मान लो इतनी गहराई तक इस पे इंपिन किया है, तो इसी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट फॉर सिलिंड्रिकल वर्कपीस। अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो रेक्टेंगुलर में भी कुल मिलाकर ऐसे ही होता डियर। मान लो ये टूल हो गया, अब देखो इतनी कटिंग कर रहा है, परपेंडिकुलर टूल इतना इस पे इंपिन कर रहा है, तो परपेंडिकुलर जितनी कटिंग करेगा उसी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ। तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है डियर कि टूल हमारा क्या है, वर्कपीस की एक्सिस के परपेंडिकुलर, वर्कपीस की एक्सिस के परपेंडिकुलर जितना इस वर्कपीस में इंपिन करता है उसी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो रेक्टेंगल। जैसे इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर बिटवीन द मशीन्ड सरफेस एंड द अनमशीन्ड सरफेस। अब देखो ये वाली सरफेस क्या है, मशीन्ड सरफेस, मशीनिंग के बाद की मशीन्ड सरफेस है, और इस सरफेस की मशीनिंग करनी है, ये कहलाएगा ऑन मशीन्ड सरफेस। तो इस तरीके से डियर हमारे पास क्या होगा, एक मशीन्ड सरफेस और एक अनमशीन्ड सरफेस। इन मशीन्ड और अनमशीन्ड सरफेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये देखो जब ये रोटेट करेगा तो जितना इधर कट हो रहा है इतना ऑटोमेटिक इधर भी कट हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये 5 है और ये 5 है तो आप कहोगे कि सर इसकी डेप्थ ऑफ कट क्या 10 mm होगी? नो माय डियर, केवल और केवल जितना टूल इस पे इंपिन किया है इधर कटने, देखो इसके रोटेट होने की वजह से इधर भी आपको डेप्थ ऑफ कट 5 दिखा, बट टूल जितना परपेंडिकुलर इंपिन करेगा उतना ही मतलब इसकी डेप्थ ऑफ कट कितना होगा, 5। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और द
previously machined surface of the workpiece, comma when the depth of cut increase। चलो पहले अभी इसके बाद डेप्थ ऑफ कट को हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ कट को हम लोग mm में इन mm रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यूनिट ऑफ डेप्थ ऑफ कट की बात करेंगे तो कितना mm इसके अंदर, सेंटीमीटर, इंच या मीटर में नहीं करते हैं। डेप्थ ऑफ कट को ऑलवेज रिप्रेजेंट इन mm। कभी कभी सेंटीमीटर में भी दिखा देते हैं, लेकिन मेटल में सेंटीमीटर में डेप्थ ऑफ कट नहीं देते हैं क्योंकि मेटल बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये हो गया। अब बात कर रहे हैं कि डेप्थ ऑफ कट mm में हो गया, mm में हो गया। अब इसकी देखो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग जब कटिंग करते हैं तो आपको ये बताएंगे कि स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होती है और कटिंग एनर्जी क्या होती है। तो हमेशा ध्यान देना, कटिंग एनर्जी और स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन में होते हैं। अभी इसके अंदर की भी बात हम लोग बताएंगे कभी, लेकिन अभी केवल आप इतना समझो कि देखो जब डेप्थ ऑफ कट, समझो अगर इसको बढ़ाएंगे, मान लो हम एक बार में टूल को ज़्यादा, यहाँ तक हम टूल को अंदर कर दिए, इतनी गहराई कट करने लगेगा। अब इतनी गहराई में टूल को इस कट करके आगे बढ़ाना होगा तो इस टूल पर ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ये टूल के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज़्यादा कटिंग फोर्स लगाना पड़ेगा और ज़्यादा कटिंग फोर्स लगेगा तो कटिंग एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और कटिंग एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी उसके इन्वर्सल होती है, तो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी कम लगेगी। तो इसका मतलब क्या है डियर कि डेप्थ ऑफ कट जब बढ़ाएंगे, क्वेश्चन यही सब चीज़ों से पूछता है, फंडामेंटल आप समझिएगा कि जब डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे तो कटिंग फोर्स इंक्रीज होगा, और कटिंग फोर्स इंक्रीज होगा तो कटिंग एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और कटिंग एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी कम लगेगी। तो यहाँ देखिए आप एक लाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हेन डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज, जब डेप्थ ऑफ कट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, द स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी डिक्रीज एंड कटिंग एनर्जी इंक्रीज। कटिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्यों, बिकॉज कटिंग फोर्स इंक्रीज, क्योंकि हमारा कटिंग फोर्स इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए कटिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी, देन स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके पुट कर लीजिए। अब यहाँ देखो, जो कटिंग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कटिंग स्पीड की बात कर रहे हैं, तो ये कटिंग स्पीड और कटिंग वेलोसिटी अभी हम देखें माय डियर, इसमें हम लोग डेप्थ ऑफ कट की बात कर रहे थे। तो आइए डेप्थ ऑफ कट देखिएगा। जब सिलेंड्रिकल था हमारा, तो देखिए जैसे ये हमारा था, इसका हमने लिया था डायमीटर कैपिटल डी या D1। अब इसे यहाँ से काट कर इतना हमें करना था, तो इसका डायमीटर हमने ले लिया D2। तो अब यहाँ पे देखो ये डेप्थ ऑफ कट, टूल हमारा इतनी गहराई तक कटिंग किया है, ये वर्कपीस रोटेट कर रहा है, इस वजह से इधर भी कटिंग हो जा रही है, लेकिन डेप्थ ऑफ कट केवल इतनी ही है परपेंडिकुलर। तो अगर इसे हमें निकालना हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ कट T इज इक्वल टू, देखिए D1 माइनस D2 अपॉन 2 कर देंगे, क्योंकि हमें केवल एक वैल्यू निकालनी है। D1 माइनस D2 करेंगे तो ये प्लस ये निकलेगा, अपॉन 2 कर देंगे तो ये डेप्थ ऑफ कट निकल जाएगा। तो ये डेप्थ ऑफ कट का फार्मूला होता है डियर, डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू D1 माइनस D2 अपॉन 2 फॉर सिलेंड्रिकल वर्कपीस। ये याद रखिएगा, ये है फॉर सिलेंड्रिकल वर्कपीस। अगर रेक्टेंगुलर वर्कपीस की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर वर्कपीस में क्या होता है डियर, ये आपका वर्कपीस हो गया, ये मान लीजिए टूल हो गया। अब टूल अगर इतनी गहराई तक लग के इसको कट कर रहा है तो ये यही आपकी T बराबर mm में, जितना वर्कपीस परपेंडिकुलर mm उसका एम्पिन करेगा वही आपका डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा। तो ये आपका होता है रेक्टेंगल के लिए, ये आसान होता है, सर्कुलर के लिए आपका सिलेंड्रिकल के लिए इस तरीके से निकालना होता है या फिर दिया रहता है। आगे बात करते हैं डियर, देखिए एक टर्म होता है मशीनिंग टाइम। मशीन टाइम का मतलब ये होता है डियर कि अगर इस वर्कपीस को देखो यहां से लेकर यहां तक हमें अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना था। सपोज करिए इसकी लंबाई हमारी क्या थी, L थी। अब इस L लंबाई के मटेरियल को रिमूव करना था, तो उस केस में हम क्या करेंगे,
एक ही बार डेप्थ ऑफ कट लेकर यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा वो हमारा कहलाएगा मशीन टाइम। सपोज करिए कि इसका डायमीटर बहुत ज्यादा हो तो हम क्या काम करेंगे, मान लीजिए ये डायमीटर बहुत ज्यादा था, अब एक बार में कटिंग नहीं हो पा रही थी जितना हमें रिक्वायर्ड चाहिए था। सपोज करिए कि हमें रिक्वायर्ड डायमीटर इतना अचीव करना था, तो हम पहली बार में इतना डेप्थ ऑफ कट कटिंग करेंगे तो इधर भी इतना कट जाएगा, दूसरी बार में इतना करेंगे फिर इधर भी कट जाएगा। मतलब पहली बार में हमने ये कटिंग किया डियर, दूसरी बार में ये कटिंग किया, थर्ड टाइम भी ये कटिंग किया, तो सेम इसी की तरह इधर भी कटिंग हो जाएगा और ये फाइनल डायमीटर हमें अचीव हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हमें क्या करना है डियर, देखो यहां से यहां तक इस डेप्थ ऑफ कट को कटने में मान लो मशीन टाइम लगा T1, दूसरे वाले को कटने में लगा T2 और तीसरे वाले को कटने में लगा T3। तो टोटल मशीन टाइम T इज इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन अब इस T1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, T2 की कैसे निकलेगी और T3 की कैसे निकलेगी। अब देखो कैसे निकलेगी डियर, T1 बराबर या मशीन टाइम T बराबर होता है L अपॉन F इंटू एन के होता है, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्क पीस के होता है एंड F इज इक्वल टू फीड ऑफ वर्क पीस, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फीड क्या होती है, एंड N इज इक्वल टू कितने आरपीएम से वर्क पीस हमारा रोटेट कर रहा है, रोटेशन पर मिनट की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे T1, फिर निकाल लेंगे दूसरे के लिए T2। तो अब L हमारा कांस्टेंट रहेगा, फीड भी कांस्टेंट रहेगा, N भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो T1 आएगा वही T2 आएगा वही T3 आएगा। अगर हम डेप्थ ऑफ कट कांस्टेंट रख दें तो इस तरीके से हम इसको निकाल के ये फार्मूला होगा मशीन टाइम Tm इज इक्वल टू L अपॉन Fn के होता है। ये होता है फॉर सिलेंड्रिकल वर्क पीस। अगर रेक्टेंगुलर वर्क पीस की बात करेंगे डियर, तो रेक्टेंगुलर वर्क पीस में क्या है, टूल यहां से लेके यहां तक जाने में जितना टाइम लेगा वही हमारा मशीन टाइम हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक लंबाई L थी और टाइम T लग रहा था, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा डियर, देखो हम ये जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर वर्कपीस के लिए फ्लैट सरफेस वर्कपीस के लिए मशीन टाइम आपका होता है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस या L कह सकते हैं, L अपॉन किस वेलोसिटी से टूल हमारा आगे बढ़ रहा है, वो हमारा होता है मशीन टाइम। तो इस तरीके से अभी इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी केवल ये इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। आगे बात करते हैं, जैसे ही हमारा डेप्थ ऑफ कट हो गया, सेम उसी तरीके से हमारा होगा फीड एंड फीड के क्लासिफिकेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे डियर, देखो हम लोग पढ़ेंगे, मान लो टी हम लोग ले लेंगे डेप्थ ऑफ कट। अब ये भी हम बताएंगे आपको कि ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है और ऑब्लिक कटिंग क्या होती है। आगे के लेक्चरों में हम लोग इसका भी क्लासिफिकेशन सीखेंगे कि ऑर्थो, देखो टाइप्स ऑफ कटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, एक होती है ASA सिस्टम और एक होता है ORS सिस्टम। ASA मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम और ORS का मतलब ऑर्थोगोनल ट्रैक सिस्टम। तो इन सब की भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ये आगे की बात है। तो ASA पे आपका ऑर्थोगोनल कटिंग होता है, ORS पे आपका क्या होता है, ऑब्लिक कटिंग होता है। तो ये सब आगे की बात है। अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं यदि हम T क्या करें, डेप्थ ऑफ कट एज्यूम करें और F हम लोग फीड एज्यूम करें और FT हम लोग ट्रू फीड एज्यूम करें, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि F और FT में क्या रिलेशन होता है। एक देखिए, सपोज करिए कि ये हमारे पास वर्कपीस है और ये 1 रिवोल्यूशन पर, मतलब एक बार में 1 रिवोल्यूशन कर रहा है। तो अब कोई टूल, सपोज करो कि ये टूल हमारा वर्कपीस के 1 रिवोल्यूशन में, मान लो टूल यहां से लेके यहां तक आगे बढ़ गया, तो हम इसे कहेंगे फीड, हम इसे कहेंगे फीड। रेक्टेंगुलर वर्कपीस के लिए हमने बताया था जितना कट की चौड़ाई होगी, यदि हम फीड की बात करें डियर, फीड, तो ये हमारा हो जाएगा 2 तरीके से। फर्स्ट हमारा होगा फॉर रेक्टेंगुलर वर्कपीस और सेकंड हमारा होगा फॉर सिलेंड्रिकल वर्कपीस। रेक्टेंगुलर वर्कपीस
और सेकेंड हमारा होगा फॉर सिलेंड्रिकल वर्कपीस। अब दोनों के लिए समझिएगा डियर कि फीड क्या होता है। रेक्टेंगुलर वर्कपीस आपका ये था, और मान लो कि कटिंग हमें करनी थी, मान लीजिए कट हमें करना था, तो हम पहले इतनी डेप्थ आप कट लेंगे और इतना विड्थ लेंगे। पहली बार में जो हमारा कटिंग होगा डियर वो इतना होगा, सेकेंड में हम डेप्थ ऑफ कट इतनी ही लेंगे ये, और विड्थ इतना लेंगे, फिर नेक्स्ट में इतना कट करेंगे। तो ये जो हम विड्थ ले रहे हैं डियर, ये जो विड्थ W1 W2 W3 ले रहे हैं, एक कट में जितना कट की चौड़ाई होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, फीड कहलाएगा। तो फॉर रेक्टेंगुलर वर्कपीस विड्थ ऑफ कट इज कॉल्ड फीड। रेक्टेंगुलर वर्कपीस के लिए डियर क्या होगा, जितना इन वन पास, ये ध्यान दीजिएगा, इन सिंगल पास में जितना कट की चौड़ाई होगी वो कहलाएगा फीड। अब बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए। तो सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए फीड का डेफिनेशन होगा डियर, इसके लिए फीड का डेफिनेशन होगा, फीड इज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टूल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टूल। टूल क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टूल इन वन रिवोल्यूशन ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस के एक रिवोल्यूशन घूमने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में टूल हॉरिजॉन्टल जितनी दूरी आगे बढ़ेगा उसी को हम लोग फीड कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए फीड इज, देखिए फीड इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टूल in one revolution of workpiece, in one revolution of वर्कपीस। वर्कपीस के एक चक्कर कंप्लीट करने में टूल जितना आगे बढ़ेगा वही हमारा फीड कहलाएगा। अब इस फीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, फीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर इस टूल की स्पीड ज़्यादा होगी तो वर्कपीस के एक रिवोल्यूशन में हो सकता है टूल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। टूल की स्पीड बहुत कम रखेंगे तो वर्कपीस के एक रिवोल्यूशन में हो सकता है वह केवल इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। तो ये डिपेंड करेगा कि कटिंग स्पीड कितनी रख रहे हैं। अब अगर फीड की स्पीड घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वह इस कटिंग कंडीशन को भी इफेक्टिव करता है। हम लोग आगे इसके एस्पेक्ट को भी पढ़ेंगे, अभी केवल हम लोग फीड सीख रहे हैं। आगे बात करते हैं डियर टाइप्स ऑफ फीड की, आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीड। तो पहले यहाँ देखिए, इन टर्निंग फीड इज डिस्टेंस दैट टूल मूव्स इन वन रिवोल्यूशन ऑफ वर्कपीस। टर्निंग का मतलब सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए ये हमारा फीड क्या होगा, वर्कपीस के एक रिवोल्यूशन में जितना टूल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही हमारा फीड। अब देखिए, फीड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन mm पर रिवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट टर्म है, यदि फीड के यूनिट की बात करेंगे तो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। देखिए ये जितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा वो mm में है, और ये कितने रिवोल्यूशन में आगे बढ़ेगा, तो फीड की यूनिट होगी mm पर रिवोल्यूशन। अब देखिएगा, इन टर्निंग फीड रेट इज, ये क्वेश्चन इससे आता है, फीड रेट इज फीड इनटू रिवोल्यूशन, यानी f इंटू n mm पर मिनट होता है। अब हम इसकी बात करेंगे, फीड को हम लोग जनरली जो है mm पर मिनट में ही एक्सप्रेस करते हैं। आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फीड। रेक्टेंगुलर वर्कपीस के लिए तो वही फीड आपकी होगी सिंपल सी, विड्थ ऑफ कट। लेकिन जब बात करेंगे हम सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए तो फीड हमारी क्या होगी, टाइप्स ऑफ फीड की जब बात करेंगे तो देखिए टाइप्स ऑफ फीड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम लोग दो तरीके की फीड यूज करेंगे। एक होती है डियर हमारी नॉर्मल फीड जिसे हम लोग F या FN से डिनोट करते हैं, और एक हमारी होती है ट्रू फीड जिसे हम लोग FT से डिनोट करते हैं।
आइए समझते हैं डियर कि नॉर्मल फीड और ट्रू फीड क्या होता है। देखिएगा, सपोज करिए कि जब हम लोग इस तरीके की टर्निंग कर रहे हो, इस तरीके की टर्निंग कर रहे हो, इस वर्कपीस को इस तरीके से ऐसे कट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि मान लो ये वर्कपीस ऐसे रोटेट कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये टूल हमारा जो है, टूल हमारा है, वर्कपीस के एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस बढ़ेगा, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना। हम इसे F1, F2, F3, F4, तो ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में फीड हो जाएंगी। लेकिन अगर हम यही टेपर टर्निंग करना शुरू कर दें, टेपर टर्निंग का मतलब डियर, हम लोग इस तरीके की अगर टर्निंग करना शुरू कर दें तो ये देखिए ये कहलाता है टेपर टर्निंग। अब ये वर्कपीस ऐसे रोटेट करेगा और ये हमारा टूल हो गया, ये हमारा टूल हो गया। अब ये टूल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अब आप देखिए डियर, ये वर्कपीस, ये टूल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कट करने के लिए, तो मतलब क्या, वर्कपीस के एक रिवॉल्यूशन में ये कुछ इतना काटेगा, दूसरे रिवॉल्यूशन में इतना काटेगा, तीसरे रिवॉल्यूशन में इतना काटेगा। तो इस तरीके से क्या होगा डियर कि वर्कपीस एक्चुअल में इस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है, लेकिन अगर फीड देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो इस तरीके से कि हॉरिजॉन्टल वाली जो ये फीड होगी डियर, ये होगी नॉर्मल फीड, और एक्चुअल में जो ये कटिंग हो रही है ये आपकी हो जाएगी ट्रू फीड। तो टेपर टर्निंग के लिए जिस डायरेक्शन में देखो कटिंग यहाँ पे हो रही है तो ये कहलाएगा ट्रू फीड, और इस डायरेक्शन में जो फीड निकल के आएगी वो कहलाएगी नॉर्मल फीड। तो हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए दो तरीके की फीड हमारी होगी। अब इसको हम लोग अगर निकालना चाहें डेरिवेशन से निकालना चाहें तो देखिए डियर क्या होगा, ये हमारा होता है वर्कपीस, और इस वर्कपीस में इस तरीके से हम लोग टेपर टर्निंग कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं आपको समझने के लिए। अब ये हमारा यहाँ पे लगा होता है डियर टूल, ये हमारा होता है टूल। अब यहाँ देखो, मान लो हम थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, सपोज करिए कि कटिंग इस डायरेक्शन में हो रही, इस रैक देखिए, इस फेस के नॉर्मल, इस फेस के नॉर्मल। तो अब यहाँ देखिए, दूसरे रिवॉल्यूशन में इतना जाएगा, तीसरे में इतना, हालांकि इतना नहीं जाएगा, बहुत छोटा छोटा जाएगा, लेकिन हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा डियर कि अब देखिए इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, इस वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ट्रू फीड। लेकिन ये एक्चुअल में ये इस तरह से देखिए, एक्चुअल में इधर कटिंग हो रही है, लेकिन टूल ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, इस वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फीड। ये तो ऑलरेडी हमारी नॉर्मल फीड थी, लेकिन एक्चुअल में अगर टेपर टर्निंग होने लगे तो ये हमारी कहलाती है ट्रू फीड। अब इसको कैसे निकालते हैं डियर, तो देखो इसको हम निकालते हैं, ये वाला बनाते हैं एक, देखो यहां से हम एक ट्राइंगल बना देते हैं, एक ट्राइंगल ऐसा बना देते हैं इस तरीके से, ये हम एक ट्राइंगल बना देते हैं। अब इस ट्राइंगल में हमारा क्या होता है डियर, देखो इस पर एक, ये क्या होता है, ये हमारा होता है ट्रू फीड। देखो ट्रू फीड इसी डायरेक्शन में तो हमारी जा रही है, ये हमारी होती है FT ट्रू फीड। ये इस फेस पर नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर ऐसे रख देते हैं, तो ये हमारा होता है ट्रू फीड। और यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल को हम ऐसे कंप्लीट, और यहाँ देखो इस डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही है, नॉर्मल कटिंग हो रही है, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है F का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फीड, यानी कि जिसे हम FN भी कहते हैं। अब एक चीज समझना डियर कि आगे अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो टूल होता है, ये देखिए जो टूल आप देख रहे हैं, ये टूल देख रहे हैं, ये टूल की कटिंग एज है, और यहां से जितना एंगल बनाती है उसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और साई बराबर होता है साइड कटिंग एज एंगल। ये भी हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, सब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केवल आप इतना देखो, ये कटिंग एज है, और इसको आगे बढ़ाने पर, इसके पैरेलल आगे बढ़ाने पर जो एंगल बनता है उसे साइड कटिंग एज एंगल या साई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब डियर इस ट्राइंगल में अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा होता है साई होता है। अब ये साई होता है तो हमें देखो डियर क्या, ट्रू फीड की वैल्यू यानी कि इस डिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, और ये हमें F पता है। अब यहाँ पे देखो ये एंगल हमारा क्या होता है,
90 डिग्री होता है तो इस एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस साई हो जाएगा। अब देखो ये 90 माइनस साई हो गया, ये साई हो गया, तो यहाँ से देखो इस एंगल की बात करेंगे, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस साई हो गया, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग 180 होता है, तो 180 माइनस 90 माइनस साई, मतलब ये निकल के आएगा। मतलब इस एंगल की बात करेंगे 180 माइनस में इस 90 को कर देंगे और माइनस में इस 90 माइनस साई करेंगे तो ये प्लस साई हो जाएगा। ये हमारा 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 से बराबर किसके निकलेगा, साई के। मतलब ये एंगल हमारा किसके निकल जाएगा, साई के। आप ऐसे भी देख लोगे तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री है, ये साई है, तो ये भी साई हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए डियर, ये हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। अब हमें इस FT की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये एंगल हमारा जो नॉर्मल फीड से एंगल हमारा बना रहा है वो साई बना रहा है। इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को मतलब इस FT को निकालते हैं, तो FT बराबर सीधे हमारा निकल जाता है F cos साई के। FT इज इक्वल टू, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में। नॉर्मल फीड या ट्रू फीड की वैल्यू दे देता है और वो कहता है कि आप बताइए, अगर ट्रू फीड की वैल्यू दे देगा तो ट्रू फीड की वैल्यू पूछेगा और साइड कटिंग एज एंगल की वैल्यू दिया रहेगा, तो ट्रू फीड इज इक्वल टू होता है डियर, ट्रू फीड इज इक्वल टू होता है F cos साई के, वेयर FT is equal to true feed and F is equal to normal feed and cos psi is equal to side cutting edge एंगल के होता है। तो अब इसको यहां से आप निकाल सकते थे, cos psi is equal to हमारा होता है यहां से cos psi is equal to FT अपॉन FN के हो जाएगा, FT अपॉन FN या F के हो जाएगा, क्योंकि cos psi is equal to हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब यहां से देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, मान लो देखो ये हमारा हो गया बेस, अब ये 90 डिग्री था, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसे हम लोग एंगल ले लें मान लो। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे यहाँ से, FT बराबर ये हो जाएगा F cos साई। तो ये हमारा ऐसे फार्मूला, आपको डेरिवेशन नहीं याद रखना, आपको फार्मूला याद रखना है, FT बराबर F cos साई के होता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ फीड हमारी दो तरीके की होगी, एक नॉर्मल फीड FN और एक ट्रू फीड FT होगी। ट्रू फीड FT बराबर FN cos साई के होगा, आपको दो तरीके से दिख सकता है, ट्रू फीड FT बराबर FN cos साई ऐसा भी दिख सकता है, नहीं तो दूसरा तो आपको पता ही है, ट्रू फीड FT बराबर F cos साई के है। तो इस तरीके से डियर हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखो हम फीड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो फीड क्या होता है एक्चुअल में, टू अचीव गुड सरफेस फिनिश ऑन ए टर्न सरफेस या टर्न जॉब शार्प टूल विथ स्मॉल फीड रेट। हम जितना ही टूल को शार्प रखेंगे उतनी अच्छी सरफेस फिनिश आएगी, और जितना फीड कम रखेंगे उतनी अच्छी सरफेस फिनिश हमें मिलेगी। तो एक अच्छी सरफेस फिनिश अचीव करने के लिए टूल की एज को शार्प रखेंगे और फीड हम क्या रखेंगे, स्मॉल रखेंगे, एंड हाई कटिंग स्पीड एंड रोटेशन ऑफ द जॉब, इंक्रीज रैक एंगल एंड नोज रेडियस। अभी हम लोग रैक एंगल भी पढ़ेंगे, नोज रेडियस भी पढ़ेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने लिख दिया था, लेकिन आगे भी ये पॉइंट बार बार रिपीट किया जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इस तरीके से हमारा डियर ये होगा फीड के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हमें एक अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए, मान लो ये वर्कपीस हम मशीन कर रहे थे, अब ये वाली सरफेस फिनिश जो हमारी मशीन के बाद मिली है, इसकी सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए होगी, तो उसके लिए फीड हमें क्या करना होगा, कम करना होगा, कटिंग स्पीड बढ़ानी होगी। आगे बात करते हैं डियर। अब देखिए ये हो गया हमारा, एक आपका फार्मूला होता है सरफेस रफनेस से, एक फार्मूला होता है सरफेस रफनेस से, तो बस केवल आप फार्मूले को याद रखिएगा। ये जो सरफेस हमें मिलेगी, इस मशीनिंग के बाद की सरफेस कितनी फिनिश है, कितनी रफ है, इसके लिए फार्मूला होता है रफनेस सरफेस। इसको हम लोग RT से डिनोट करते हैं, RT इज इक्वल टू F स्क्वायर अपॉन 8R के होता है। आपको याद रखना है
सरफेस रफनेस RT इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन 8R होता है, जहां पे एफ स्क्वायर आपका फीड होता है, 8 आपका कांस्टेंट होता है और R आपका क्या होता है, नोज रेडियस होता है। अभी हम आपको टूल बताएंगे कि ये जो टूल हमारा होता है डियर, इस तरीके से यहाँ से ऐसे कर्वेचर होके फिर ऐसे बनता है, तो ये हमारा यही नोज रेडियस होता है। आगे हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, अभी इसको अच्छे से बताएंगे कि नोज रेडियस क्या होता है, लेकिन अभी के लिए केवल आप इतना समझिए कि R आपका नोज रेडियस होता है जो mm में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो टूल की एज पर दिया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है डियर, क्वेश्चन देखो ऐसे आता है, आपका क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, एक कटिंग टूल हैज नोज रेडियस ऑफ 1.8 mm, मतलब नोज रेडियस R की वैल्यू कितना दे दिया, 1.8 mm, एंड द फीड रेट ऑफ थ्योरेटिकल सरफेस रफनेस RT बराबर 0.5 माइक्रोन दे दिया। RT मतलब सरफेस रफनेस दे दिया 0.5 माइक्रोन। अब ये कह रहा है थ्योरेटिकल, देखो ये कह रहा है द फीड रेट ज्ञात करना है फॉर थ्योरेटिकल सरफेस रफनेस, जिसकी सरफेस रफनेस 0.5 है, मतलब हमें F ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं डियर, RT इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन 8R, तो हमें यहाँ से F निकालना है, एफ स्क्वायर बराबर RT इंटू 8R हो जाएगा। यहाँ से F इज इक्वल टू रूट ओवर RT इंटू 8R इज इक्वल टू RT की वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 8 इंटू R की वैल्यू कितना है 1.8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फीड आपकी निकल के आएगी डियर 0.26 mm पर रिवोल्यूशन। तो ये इस तरीके से इससे क्वेश्चन आता है। ये गेट 1997 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ, तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरीके से हमारा हो गया डियर। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा हो गया, फीड रेट हो गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड हो गया, कटिंग कंडीशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर, कटिंग स्पीड, कटिंग थिकनेस, लेंथ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, चिप थिकनेस रेशियो से रिलेटेड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। आर का रिलेशन, अनकट चिप थिकनेस क्या होती है, कट चिप थिकनेस क्या होती है, अनकट चिप लेंथ, कट चिप लेंथ, विड्थ ऑफ कट, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ चिप को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी जो चिप निकल रही है, ये चिप कितने टाइप की होती है, इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।